हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम यूटेट फर्स्ट का जो बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान जो है आपका, जिसे आप सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीडीपी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 2019 के क्या है पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड हम जो 30 क्वेश्चन पेडागोजी के और आपके जो बाल विकास के रहते हैं उसके हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ज़्यादा नहीं तो आप मान के चलिए 30 में से आपके 15 नंबर क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यूटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि यूटेट संबंधी जितनी भी आपको वीडियो हैं सारी अपडेट आपको इससे रिलेटेड मिलती रहे और आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम अपनी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी ईवीएस की और सीडीपी की 2 वीडियो और हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4th वीडियो है। इसमें हम सीडीपी पढ़ेंगे। ईवीएस का वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। रेगुलर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिससे आपकी क्या हो, बेटर तैयारी हो सके, ठीक है। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का। तो इसमें देखिए लिखा है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो देखो आप यहाँ पे जो लिखा है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो आपके होंगे सिगमंड फ्रायड होंगे, ठीक है। ये कौन होंगे, आपके सिगमंड फ्रायड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर ए बोला आनुवंशिकता की, नंबर बी बोल रहा है आपके वातावरण की सॉरी, नंबर सी बोल रहा है ए और बी दोनों की, और नंबर डी बोल रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो कारक होते हैं, एक तो उसमें आपके आनुवंशिकता आता है और एक वातावरण, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। खाली ना तो वातावरण होगा ना ही आनुवंशिकता होगा। जहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। यानी इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड यही वाला क्वेश्चन मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी डाल रखा है, ठीक है। उसमें भी आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थर्ड वाले का आप देखेंगे, थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, संज्ञानात्मक विकास का जो तात्पर्य है, आप कैसे क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं या उसका क्या तात्पर्य होता है, उसका अर्थ क्या होगा। तो आप देखेंगे ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, बिल्कुल सही है, ये बात संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, ये भी आएगा। जब उसका रूपांतरण करेंगे तो विस्तारण भी 100% होगा। सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल सही है। सूचनाओं का संग्रहण इकट्ठा करके और हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। यानी सभी किसके अंदर आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे 4th वाला क्वेश्चन, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। यानी 4th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। देखो इसमें आप ऑप्शन देखो, आप इसको अपने हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। देखो बचपन ये होगा नहीं, क्योंकि गर्भधारण की बात कर रहा है, यानी जब बच्चा गर्भ के अंदर आता है और उसके जन्म तक की अवस्था को पूछ रहा है, यानी अभी उसका जन्म हुआ नहीं है, जन्म तक की पूछ रहा है, यानी जब उसका जन्म होगा उस टाइम से पहले पहले की अवस्था पूछ रहा है। और जब बच्चा क्या होता है, गर्भ के अंदर आता है, ठीक है, उसके बाद पूरा बचपन आपका होगा नहीं, उत्तर बाल अवस्था आपका होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, बच्चे के पैदा होने की बाद की अवस्थाएं हैं। तो पहला कौन सा, प्रसव, जो प्रसव पूर्व, यानी बच्चे के पैदा होने की जो अवस्था होगी उससे पहले की जो अवस्था होगी प्रसव पूर्व, वो आपका क्या होगा, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था कहते हैं। यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 5th वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। 5th वाले का जो आपका आंसर देखेंगे क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। देखो ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पूर्वानुक्रमिक अवस्था, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो आपका आंसर सही रहेगा वो रहेगा औपचारिक परिचालन अवस्था। औपचारिक परिचालन अवस्था ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे की उम्र कम से कम आप मान के चलिए 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। यानी जब बच्चा क्या होगा, 12 साल से एडल्ट एज में, यानी 12 साल की अवस्था से
एडल्ट एज में यानी वयस्क अवस्था में आ जाएगा। इस अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, औपचारिक परिचालन अवस्था बोलते हैं। इस स्थिति में पियाजे ने बताया है कि बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल क्या होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखेंगे आप 6 वाला क्वेश्चन आपका आ गया है। चलो दोनों क्वेश्चन को 7th और 6 दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं, हाथों हाथ यहीं क्लियर कर लेंगे। 6 वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि व्यक्तित्व मापन की CAT यानी कैट जो लिखा है CAT विधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। आप यहाँ पे देखेंगे 6 वाले का आंसर पहला दे रखा है स्किनर द्वारा, बिल्कुल गलत है, स्किनर ने नहीं दी थी। बेलक द्वारा, हाँ बेलक की क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, बेलक द्वारा की गई थी आपकी। इसकी विधि जो क्या इस कैट की जो विधि दी गई थी किसके द्वारा, व्यक्तित्व मापन की जो विधि है यानी जिसे हम कैट के नाम से जानते हैं वो किसने दी, बेलक द्वारा दी गई थी। आप देखेंगे यहाँ पे 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है TAT यानी इंग्लिश में भी लिखा है देखो TAT हेतु कितने कार्ड है, TAT हेतु हमारे कितने कार्ड है यहाँ पे दिखा हुआ है। तो आप देखो इसके ऑप्शन 2 हैं, 2 आंसर इसके हो सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें 20 भी आपका राइट हो सकता है और एक इसका आएगा 31, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है 31 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप 20 को ही क्लिक करेंगे। यानी आप टैट के जो कार्ड्स नंबर हैं वो आप 20 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर वैसे इसके 31 होते हैं जिसमें से 20 को ही हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली यूज़ में यानी संभावनापूर्वक यूज़ में यानी इस्तेमाल में लाते हैं। जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्ड हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। वैसे टोटल कितने माने जाते हैं, 31 माने जाएंगे। 31 आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे 8th वाले क्वेश्चन में। देखो वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर किए जा रहे हैं। कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट पैदा कर रहा है तो आप उसको कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, उसका वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, 8th वाले की बात कर रहा है, कौन सा इनमें से ऐसा है जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखो नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंस हो जाएगा। तो देखो ये कह रहे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये तो पॉजिटिव सेंस है, ये हो नहीं सकता, ये तो नेगेटिव होगा नहीं, यानी ये तो सही राइट है। निरंतरता का सिद्धांत ये भी बिल्कुल राइट है। पैटर्न का सिद्धांत ये भी बिल्कुल राइट है। पर आपका सेल्फ पेसिंग का जो सिद्धांत है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपका जो बी वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी बी वाले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। आप नेगेटिव से जो आंसर हैं आप उनको अपने आप भी अलग कर सकते हैं, पढ़ने से ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा आंसर नेगेटिव होगा। अगर आपको मैंने आपको बताया भी था, अगर आप क्वेश्चनों के आंसर को जज नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें से 3 आंसर ऐसे निकाल दीजिए जिनका सेंस उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हो रहा है, यानी जिसका मतलब उस क्वेश्चन से नहीं बैठ रहा है। अगर आप उस तरीके का भी जज नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिए, जो सबसे बड़ा आंसर होगा जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है तो आप उसी पे टिक कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर आपको आंसर जज करना नहीं आ रहा है तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही आपका क्या होगा, बिल्कुल सटीक आंसर होगा। देखो यहाँ लिखा है MLL, जिसे हम न्यूनतम अधिगम स्तर बोलते हैं। जो यहाँ पे देखो लिखा है MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, पहला देखो क्या लिखा है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला वाला तो राइट है बिल्कुल। दूसरा वाला पढ़ते हैं, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत हो गया। नहीं की बात आ गई, नेगेटिव सेंस हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। पहला वाला अभी हमें लग रहा था कि हो सकता है, दूसरा वाला आगे देखते हैं। कह रहा है सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये देखो फिर नेगेटिव आ गया, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं की तो बात हम कर ही नहीं, हमसे होने की बात करें कौन सा होगा। तो इसलिए हमारा पहला वाला जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखिए 10th वाला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इनकी वीडियो को पहुंचाइए। सभी के यूटेट की जो तैयारी है काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने करानी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिगम का क्या होगा, ज़्यादा हस्तांतरण
होगा, यानी हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भेज समझा सकते हैं, यानी हस्तांतरण ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में आप ट्रांसफ़र बोलेंगे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरण करने का मतलब यही होता है कि एक स्थान से किसी चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना। यानी अधिगम यानी लर्निंग जिसे बोलेंगे, याद करने का कंसेप्ट जो है वो कहाँ पे ज़्यादातर संभव हो पाएगा। 10th वाले का जो आप आंसर देखेंगे, इसमें देखो स्मरण करना ये होगा नहीं, अवबोधन करना, आदतों का निर्माण करना, ये सब क्या है, अधिगम के निर्माण को हस्तांतरण नहीं करते हैं। जो नॉर्मल आपका रहेगा सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन जिसे आप बोलेंगे, ठीक है, वो आपका नॉर्मली तौर पे जो हम बातचीत वगैरह करते हैं वो सब हमारा क्या होगा, लर्निंग के क्षेत्र को क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप प्याजे के अनुसार, जो आपका कह रहा है प्याजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतरदर्शी अवधि संबंधित है। देखो 11th वाले का जो ऑप्शन नंबर है आप देखेंगे कौन सा, पहला कह रहा है कि अवधि संबंधित है, पहला कह रहा है ये जो प्राग संप्रत्यात्मक एवं अंतरदर्शी अवधि जो है किससे संबंधित है, प्याजे की। तो पहला बोला संवेदी पेशी अवस्था, बिल्कुल गलत है। मूर्त संक्रिय अवस्था बिल्कुल गलत है। औपचारिक संक्रिय अवस्था बिल्कुल गलत है। जो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा जो आप पे बुक्स अगर यूटेट्स की आपने ले रखी हैं या नोट्स आप पे बना, आपने बुक्स पढ़ने के लिए यूटेट की कोई ना कोई बुक तो आपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ले रखी होगी, तो उसमें से आप प्याजे की कुछ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतरदर्शी अवधि संबंधित जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये इन सब से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये तीनों अवस्थाएं किस चीज़ से संबंधित, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का जो हमारा चालक सिद्धांत होगा, अभिप्रेरण का जो चालक सिद्धांत है वो हमारा किसने दिया है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत हमारा दिया है R.S. वुडवर्थ ने दिया था। इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया है बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड। देखो बुद्धि लब्धि से रिलेटेड कौन है आपको बताना है। 13 वाले का आप देखेंगे बुद्धि लब्धि से रिलेटेड हमारे कौन है, विलियम स्टर्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखो ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। 14 वाला आपका ये सीटेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन 14 वाला, जो आपके हैं बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं आपके कौन है, गार्डनर हैं। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गार्डनर जो है आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक, ये आपका क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। क्या कह रहा है, जो अधिगम के स्थानांतरण को क्या नहीं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनके प्रकारों को क्या नहीं करेगी, सूचित नहीं करती। यानी नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, तो इसमें आपको नेगेटिव चेक करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको वो नहीं करेगी। देखोगे यहाँ पे लिखा है, देखो धनात्मक और ऋणात्मक ये होगा नहीं, क्षैतिज और लंबी ये भी नहीं होगा, एक पक्षीय और द्विपक्षीय ये भी नहीं होगा, एक पुच्छीय और द्विपुच्छीय। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ये काम जो है अधिगम के उस क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देते। ठीक है, एक पुच्छीय और दो पुच्छीय। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और काल अनुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, देखो वास्तविक आयु को मानसिक आयु से हम क्या कर देते हैं, भाग करने के बाद जब 100 से हम गुणा करते हैं उसकी, तो हमारी क्या आ जाती है, बुद्धि लब्धि निकल के आ जाती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखेंगे कौन सा वाले 16 वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कितना, ए वाला रहेगा, यानी 125 आपका आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, मानसिक आयु को वास्तविक आयु से जब भाग करेंगे, यानी आपका क्या रहेगा, मानसिक आयु को जब वास्तविक आयु ने जो पीरियड चल रहा है उससे आप भाग करेंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बुद्धि लब्धि निकल के आ जाती है। ठीक है, यानी 5/4 गुणा 100 जब आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुद्धि लब्धि, बच्चों की बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ए 125 आपका राइट हो जाएगा। लिखा है थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। जो 17 वाला है कह रहा है थॉर्नडाइक ने
जो सीखने का कौन सा नियम नहीं दिया, देखो पहला, दूसरा और चौथा जो है थॉर्नडाइक के नियम है, अवलोकन का नियम जो है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। ठीक है, 18 वाला आप देखेंगे, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, यानी कह रहा है इसमें पॉजिटिव सेंस यानी सत्य की बात कर रहा है कि कौन सा इसमें होगा, यानी आपने सही कथन की पहचान करनी है। तो देखो श्याम पट पर लिखना, ये तो बिल्कुल सही बात है, प्रश्नों को हल करवाना बिल्कुल सही बात है, प्रश्न पूछना ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर नंबर डी जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ये सभी क्या हैं, हमारे शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। देखो कोई चीज़ अगर सीखनी है तो उसका आधार क्या होगा, पुनर्बलन, यानी अंदर से इच्छा होना कि हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, अंदर से जो इच्छा पैदा होगी वही हमारा क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय अनुबंधन का आधार मानेंगे, यानी ठीक है, पुनर्बलन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण दिया जाता है उसके चक्र को पूरा होने की जो समयावधि होती है उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप मान के चलें तो कितना हुआ, 36 मिनट होता है। यानी अब कोई पीरियड आप अगर ले रहे हैं, शिक्षण आप कहीं दे रहे हैं, छोटा सा अगर चक्र अगर आप चलाना भी चाहते हैं कि हाँ भाई इतने से टाइम पीरियड में मैं कुछ सिखाऊं बच्चों को, तो वो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, कम से कम आप उसको 36 मिनट मान के चलेंगे, 36 मिनट का कम से कम वो टाइम पीरियड होगा। उसके बाद 21 वाले में आप देखेंगे, कह रहा है समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। देखो कह रहा है विकासात्मक मापनी, ये बिल्कुल राइट है। बालक का व्यक्तिवृत्व अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही बात है। बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन करना, ये बिल्कुल सही है। यानी तीनों जो आपको ये दिख रहे हैं बिल्कुल राइट हैं, बच्चों की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। तो ये डी वाला आपका क्या है, उपरोक्त सभी जितने भी हैं क्या राइट हो जाएंगे। उसके बाद बोला है सामाजिक, जो आपका 22 वाला है, देखो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन। देखो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों की बात एक साथ करें तो आप बिना सोचे समझे वाई गोस्की को टिक कर दिए, वाई गोस्की को टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट रहेगा आपका। वाई गोस्की जो हैं इन्होंने सामाजिक संस्कृति का कह दिया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों एक साथ दिखे वहाँ सीधे आप वाई गोस्की को टिक कर देंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, तो ऐसी शिक्षा में हमारे कौन से छात्र शामिल होते हैं। देखो समावेशी शिक्षा सामान्य और विशिष्ट, यानी जो नॉर्मल बच्चे, और विशिष्ट यानी स्पेशल बच्चे जो होंगे वही हमारे क्या होंगे, शामिल होंगे। केवल वाला केस मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये नहीं होंगे। ज़्यादा प्रतिभाशाली और बहुभाषी जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। नॉर्मल बच्चा और एक जो स्पेशल होगा बच्चा क्लास में, जो होशियार बच्चा होगा वही होगा, ज़्यादा प्रतिभाशाली भी इसमें नहीं होगा और बहुभाषी बच्चा भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, केवल वाले तो आप पहले ही हटा देंगे, नेगेटिव सेंस वाले आ जाते हैं सभी ये। देखो 24 की हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। देखो क्षमता का निर्माण करना बहुत जरूरी है, एबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, अभिभावकों की भागीदारी बिल्कुल सही बात है, अभिप्रेरणा ये भी बिल्कुल सही बात है। ये सभी यानी ये क्या होगा, जब तीनों सही हैं तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला राइट आपका हो जाएगा। देखो आपको एक ट्रिक मैंने और बताई थी कि जहाँ पे आपको ये सभी यानी सभी सत्य हैं, अगर ऐसा करके दिखा आता है तो आप 99% उसी को टिक मारेंगे, क्योंकि 99% वो आंसर बिल्कुल राइट ही होता है। 1-8% चांस होता है कि उसके गलत होने का, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% राइट ही होगा। देखोगे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, लिखा है मानसिक मंदता का तात्पर्य है। 25 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मानसिक मंदता का अर्थ है औसत मानसिक योग्यता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। औसत से कम मानसिक योग्यता, ये बिल्कुल राइट है। देखो मंदता की बात कर रहा है यानी कमी आने की बात कर रहा है, औसत होगा नहीं, एवरेजन बच्चा अगर है तो वो मंद बुद्धि का नहीं होगा। अधिक मानसिक बुद्धि है तो वो भी क्या होगा, कम बुद्धि का नहीं। अगर उसकी औसत से भी कम मानसिक योग्यता यानी वो औसत एवरेजन बच्चों से भी नीचे स्तर का है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी मानसिक बुद्धि क्या है, कमज़ोर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भलीभांति ज्ञान हो। यानी एक अध्यापक के लिए ज़रूरी है कि जो वो लर्निंग करवा रहा है उसके सिद्धांत उसे अच्छी तरह क्या होने चाहिए, आते होने चाहिए, उनका उन्हें क्या हो, नॉलेज हो, उसे ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने की सहायता मिलती है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। हमसे 26 वाले का देखेंगे, हमसे कह रहा है कि
सहायता मिलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, अभी देखते हैं और आगे। इससे अध्यापक को अध्येता की अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ये थोड़ा आंसर मुझे अच्छा सा लग रहा है, यानी समझने में आ रहा है कि हाँ ये राइट हो सकता है, तो थोड़ा इसे लॉक कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं, मैंने डब्बा सा बना दिया इसमें। उसके बाद नीचे आपसे बोल रहा है कि इससे अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ये मुझे नहीं ठीक लग रहा। ठीक है, पहले और दूसरे में डाउट है, भी क्लियर कर लेंगे अच्छे से पढ़ के। इससे इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, दो तो आप गलत हो। अब इन दोनों में देख लेते हैं। देखो, इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने। देखो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंस क्या आ गया, आवश्यकताओं। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस थोड़ा सा हल्का सा है कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना टीचर का काम नहीं होता। ठीक है, उनकी अंदर की चीज़ों को जानना, यानी उन्हें शिक्षण देना है, उनके बारे में समझना। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता लेना, ये बिल्कुल राइट होगा। ये आपका नेगेटिव सेंस है, तो ये वाला भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 27 पे। यहाँ पे बोला है शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। देखो शैक्षणिक सामग्री, यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है शैक्षणिक सामग्री की बात की जा रही है, चयन करने की बात कर रहा है कि इसका चयन कौन करेगा। देखो अध्यापक को इससे कोई वो नहीं है कि शैक्षणिक सामग्री का वो चयन करे, अध्यापक होगा नहीं, उस विभाग का अध्यक्ष भी नहीं होगा। संस्थान के जिस कोई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल के जो प्रिंसिपल यानी प्राचार्य होंगे वो भी नहीं इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जो होता है इसको संतुष्ट किया जाता है, यानी चुना जाता है। इसका चयन करने का हक किसको होगा, विशेषज्ञ जो होंगे, जो स्पेशलिस्ट जिसे बोलते हैं, विशेषज्ञों की एक समिति क्या करेगी, इसका चयन करेगी। ठीक है, अगला आप देखें 28 वाले को, आप देखेंगे विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य, यानी स्कूल जाने का जो टाइम पीरियड होता है, यानी विद्यालय जीवन जो होता है, लाइफ जिसे बोलेंगे, स्कूल लाइफ जिसे आप बोलेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 28 वाले की बात अगर आप करें तो उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, बिल्कुल गलत। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, बिल्कुल गलत। बालकों का अनुशासित जीवन, बिल्कुल गलत। बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन करना, बहुत ज़्यादा जरूरी। बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं कि कुछ चीज़ उन्हें क्या है, कुछ सीखने को मिले। ठीक है, बच्चे स्कूल में क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ से वो कुछ ज्ञान को क्या कर सकें, अर्जित कर सकें, यानी ज्ञान को पा सकें। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाएंगे 29 नंबर का जो क्वेश्चन है। 29 वाले में आप देखेंगे सम्मिलित शिक्षा का सफलता निर्भर है किस पे। 29 वाले में आप देखेंगे समुदाय के सहारे पर, बिल्कुल गलत, सहारा तो लेना ही नहीं है किसी चीज़ का। शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सम्मिलित शिक्षा किस पे निर्भर करती है, अभी बताते हैं, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ये भी बिल्कुल गलत है। अध्यापकों में अभिविद्यात्मक परिवर्तन कारण, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिभावकों में जो है अभिवृद्ध्यात्मक परिवर्तन जो होगा वो क्या करेगा, सम्मिलित शिक्षा पर क्या करेगा, यानी अलग अलग टीचर जो क्या करेंगे, आपसी मेल मिलाव करके ही किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप 13 वाला, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि, बालिकाओं को शिक्षा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं, ये तो बिल्कुल होगा नहीं भैया, बेइज्जती है, लड़कों की बेइज्जती हो रही है यहाँ तो। लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां कम हैं तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है, आजकल के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर लें स्लाइड को, लिखा है लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम रहती हैं, ये देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है आंसर। ठीक है, ये इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं हो रहा है, कहीं से भी हल्का सा नेगेटिव सेंस आपका नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज के वीडियो में हमने जो अपने CDP के पेडागोजी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था चाइल्ड डेवलपमेंट के जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो बाल विकास से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 2019 का जो सेट है
उसके हमने कितने 30 क्वेश्चन पेडागोजी के करे हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 का सेट लाएंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखेंगे। तो चैनल पर मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी यूटेट की बेहतरीन तैयारी हो सके, ज़बरदस्त तैयारी, जिससे आपका यूटेट आसानी से क्या हो जाए, इस बार आसानी से क्लियर हो जाए। और आपको यूटेट क्लियर करना भी है, ठीक है। यूटेट फर्स्ट के लिए जो आपकी सीडीपी है उसके के लिए वीडियो हम, सीटेट जो यूटेट आपका जो सेकंड है उसके लिए वीडियो अपलोड करी हुई है मैंने, और लगातार उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। सीडीपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है, तो क्वेश्चन आपके थोड़े से स्टैंडर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर चैनल पे आप नहीं हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।